Jai Hind friends. So now the new chapter and a very interesting chapter, the dawn of history in the deep south. Very interesting. The dawn of history in the deep south. So when we say the deep south, we mean, I have told you there are three parts of Indian history: North India, Deccan and South India. Deccan we have already discussed, Satavahanas. Now what were the factors which led to the birth of South Indian history? Natural resources. The area is rich in natural resources. Sandalwood forest, spice land, etc., etc. Gold mine. Then the coastal belt with some of the natural ports. Then Doab. Then skill, the craftsmanship of the local people. And a skill we will add later on. The neighboring land, Sri Lanka and Southeast Asia. Proximity with golden land. चार चीजों ने साउथ को हॉटस्पॉट बना दिया. इसकी मैं सब चर्चा कर चुका हूं डेक्कन के समय. अब सवाल यह उठा कि नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड कहां है, डेक्कन की हिस्ट्री का बैकग्राउंड कहां है और साउथ इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड कहां है. नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड है मेहरगढ़, द लिथिक एज, नियोलिथिक, मेहरगढ़. अनाज मिले, चाक मिला, पॉटरी मिली, सेटलमेंट मिला, मेहरगढ़. डेक्कन का इनाम गांव, इनाम गांव, यहां से कहानी शुरू हुई होगी, चालकोलिथिक पीरियड. और साउथ इंडिया का हायर बेनाकल, धारवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, यह साइट मेगालिथ साइट यहां पर है. ये मेगालिथ साइट है, ये चालकोलिथिक साइट है डेक्कन की, और ये नियोलिथिक साइट है नॉर्थ इंडिया की. ये तीनों बैकग्राउंड्स हैं कि यहां से कहानियां शुरू हुई होंगी. पाषाण काल तो मैंने पूरा बता ही दिया. वहां चूंकि एविडेंसेस का बड़ा अभाव है, लेकिन यहां से कहानी, नॉर्थ की कहानी मेहरगढ़ से शुरू हो रही है, शायद डेक्कन की इनाम गांव से शुरू हो रही है, और हायर बेनाकल कर्नाटका में एक जगह है धारवाड़. लोहे का सबसे पहला एविडेंस धारवाड़ से ही मिला है. कब? 1000 बीसी का. और इसी 1000 बीसी को मेगालिथ हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है. पहली हेडिंग है द मेगालिथ बैकग्राउंड. मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, बड़े स्टोन वालों की कहानी मेगालिथ. यह इनका सेटलमेंट नहीं था, यह इनका ग्रेव था. और इस ग्रेव से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं. पहली विशेषता, ये पॉटरी से वाकिफ थे. दो टाइप के पॉट्स यूज करते थे, रेडवेयर और रेड और ब्लैकवेयर. रेडवेयर और रेड और ब्लैकवेयर. दूसरा फीचर इनकी, इनको पैडी और रागी उत्पादन करते थे. पैडी और रागी का प्रोडक्शन करते थे, यानी इनको एग्रीकल्चर भी पता थी. क्राफ्टमैनशिप तो इनको पता है, मेगालिथ्स को एग्रीकल्चर भी पता है. पैडी और रागी का उत्पादन करते थे.
तीसरा, इनके टूल्स और इंप्लीमेंट्स में सबसे ज्यादा हंटिंग के और फाइटिंग के सिक्कल और हो भी मिला है, जो शायद जूम कल्टीवेशन ये करते रहे होंगे, तो सिक्कल और जूम भी मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा मिला हंटिंग और फाइटिंग के। थिक फॉरेस्ट एरिया आज भी आप जाओ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, थिक फॉरेस्ट एरिया। 1000 BC तो तीसरी खासियत, पहली खासियत पॉटरी से परिचित थे, मेगालिथ्स, क्राफ्टमैनशिप जानते थे। दूसरी खासियत पैडी और रागी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर जानते थे। तीसरा टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। चौथा आयरन ओर से परिचित थे। अब इनकी ये सारी कहानी, ये जो उनका बरियल है, उर्न बरियल, उर्न मतलब कलश, डेड बॉडी को कलश में रखते थे, बड़े बड़े कलशों में, और फिर उनको दफन करते थे। और चूंकि ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद दूसरे लोक में भी आदमी को सारे जीवन की आवश्यकता के सामान की जरूरत पड़ती है, तो ये उस डेड बॉडी के साथ अनाज रखते थे, लोहे के हथियार रखते थे, और पॉटरी तो खैर इनकी थी ही। इसी उर्न बरियल में पाए गए सारे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों से हमें इनकी कहानी पता चलती है। अब लोहे और एग्रीकल्चर के जानने के बावजूद ये हिल स्लोप्स में रहते थे, हिल स्लोप्स में रहते थे। इसीलिए इनके पास दो चीजों का अभाव था, एक तो टेक्नोलॉजी का अभाव था, और दूसरा लिमिटेड कल्टीवेटेड एरिया। थिक फॉरेस्ट का एरिया और टेक्नोलॉजी इनके पास थी नहीं, लोहे की शानदार कुल्हाड़ियां ये बना नहीं पा रहे थे, तो सीमित थे। यानी साउथ इंडिया का जो एरिया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया ये किसकी गोद में पैदा हुआ? कावेरी के डेल्टा में। ये देखो रिवर कावेरी, ये इसका डेल्टा है, और ये पूरा इलाका है कावेरी के नीचे का इलाका, ये चोलास का इलाका है कावेरी का। कावेरी का नॉर्थ का जो इलाका है वो चोलास का, कावेरी का साउथ का जो इलाका वो पांड्यास का, और चेराज केरल पुत्राज। सबसे पहले मॉनसून वहीं शुरू होता है। गॉड्स ओन कंट्री, रिवर नहीं भी है तो भी कोई फायदा नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माफी चाहता हूं, रिवर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बारिश से बनाई गई नदियां हैं। ये देखो, कावेरी के उस पार चोल, कावेरी के इस पार पांडे, और ये इधर केरला चेरास का इलाका। कावेरी और मॉनसून की गोद में ये सारे राज्य पैदा हुए। अब रिसोर्सेज इनके पास थे इस इलाके के पास, मैंने बताया मसाला इनके पास, हाथी के दांत इसके पास, चंदल के फॉरेस्ट इनके पास, गोल्ड माइन इनके पास, तो रिच इन रिसोर्सेज। फिर कोस्टल बेल्ट, सारे कीमती पोर्ट्स, फिर दोआब कावेरी का, और फिर नेबरिंग लैंड श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, और फिर कहानी शुरू होती है मेगालिथ बिल्डरों से, जिनको इन सारी चीजों की जानकारी थी। यानी मानव सभ्यता का आदिम रूप साउथ इंडिया में, आदिम बिगिनिंग फेस, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो बिगिनिंग फेस है साउथ इंडिया का, उसकी शुरुआत किससे होती है? मेगालिथों से। अब जब मैं आपको डेक्कन पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा कि डेक्कन की हिस्ट्री के दो पिलर हैं, पहला द लोकल एलिमेंट्स एंड द फॉरेन एलिमेंट्स। अब लोकल एलिमेंट्स अगर आप साउथ इंडिया का देखो, अब डेक्कन की हिस्ट्री को अगर आप गौर से देखो
तो लोकल एलिमेंट्स प्लस फॉरेन एलिमेंट्स, बस वही चीज साउथ इंडियन हिस्ट्री में भी काम कर रही है। लोकल एलिमेंट्स, ये ग्राफ बना लो आप। लोकल एलिमेंट्स, लोकल एलिमेंट्स में पॉटरी, क्राफ्ट से वाकिफ है, पैडी एंड एग्रीकल्चर पता है, पैडी और रागी का उत्पादन करते हैं, आयरन ओर पता है, टूल्स, इंप्लीमेंट्स एंड वेपन्स, टूल्स, इंप्लीमेंट्स एंड वेपन्स पता है। अब इन लोकल एलिमेंट्स के साथ जब फॉरेन एलिमेंट्स मिल गए, फॉरेन एलिमेंट्स कौन सा? आयरन टेक्नोलॉजी, कौन सा? वेट पैडी कल्टीवेशन, पानी में धान उपजाने की प्रक्रिया, कौन सा? करेंसी सिस्टम, कौन सा? अर्बनाइजेशन, जब ये लोकल एलिमेंट्स और फॉरेन एलिमेंट्स मिल गए, जिनकी कहानी शुरू हुई उत्तर भारत से, तो यहीं पर दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत, यहीं से साउथ इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत, जिसमें लोकल एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेगालिथ्स, और फॉरेन एलिमेंट्स को कौन बता रहा है? संगम लिटरेचर। और यहीं से दक्षिण के इतिहास की शुरुआत होती है। स्टेट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन, स्टेट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन, राज्य का गठन और सभ्यता का उदय। अब बेसिक एलिमेंट्स मेगालिथ्स के पास थे 1000 बीसी से 2nd बीसी तक, ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता चली। और फिर ये जो हिल स्लोप्स पे मेगालिथ्स रहते थे, इन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से आर्यनाइजेशन की जो धारा बह रही थी वो साउथ में एंटर करने लगी। कैसे कह सकते हो? अब साउथ में नॉर्थ की धारा की सूचना पहला दे रहा है मेगास्थनीज, पांड्य किंगडम की बात करता है, पांड्य किंगडम की, कहता है पांड्य किंगडम पर्ल्स के लिए फेमस है, कहता है पांड्य किंगडम में वुमन रूलर का बड़ा रोल है। कहां है मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसको पांड्य राज्य के बारे में पता है, यानी आवागमन चल रहा है और साउथ जाना ही जाना है। दक्षिणापथ अर्थशास्त्र कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ क्यों जाना है? दक्षिणापथ यानी दक्षिणापथ जहां सबसे इंपॉर्टेंट है, रिच है। क्यों? स्पाइसेस आ रहा है, और सिल्क आ रहा है, और इन दोनों की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? वेस्ट में। और इन दोनों के बदले में क्या मिल रहा है? सोना। इसलिए नॉर्थ के राजाओं ने
साउथ पर हमेशा कब्जा रखने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब, सब साउथ के राजाओं ने कभी नॉर्थ पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। एक आध अपवाद अलग बात है, अननेसेसरी यूपी और बिहार का टेंशन क्यों लेना। दक्षिणापथ जाना ही जाना है, क्योंकि दक्षिणापथ क्या है? अली बाबा की गुफा है, गोल्ड माइन। मेगास्थनीज चर्चा करता है पांड्य किंगडम की, एकदम कन्याकुमारी पांड्य किंगडम, वहां की चर्चा मेगास्थनीज करता है। संगम लिटरेचर में गंगा नदी का वर्णन है, सोन नदी का वर्णन है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, साउथ के राज्यों का वर्णन है, केरल पुत्रास, चेरास, चोलास, पांड्यास, केरल पुत्रास, अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। और सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस हाईवे पे, श्रीलंका का राजा, चोल राजा अशोक की उपाधि लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देवानाम पियदसी, कावेरी को उत्तर भारत के ग्रंथों ने भारत की एक पवित्रतम नदी माना है। कावेरी जो साउथ की जान है। और ये सारे सबूत ये शो कर रहे हैं, ये सारे साक्ष्य ये शो कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक संबंध स्थापित हो चुका था। किसने किया? ट्रेडर्स ने किया, व्यापारियों ने किया। किसने किया? कॉन्करर्स ने किया। किसने किया? मिशनरीज ने किया। कौन सी मिशनरीज? क्रिश्चियन मिशनरी नहीं, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण मिशनरीज। अब बेसिक एलिमेंट तो इनके पास था ही, बेस तो इनके पास था ही। पॉटरी की कला ये जानते थे, पैडी कल्टीवेशन ये जानते थे, रागी कल्टीवेशन ये जानते थे, आयरन टूल्स, इंप्लीमेंट, वेपन बनाना ये जानते थे। साउथ से एक एडवांस्ड कल्चर की धारा, नॉर्थ से एक एडवांस्ड कल्चर की धारा साउथ पहुंची। एग्जाम्पल ये सारे साक्ष्य ये बता रहे हैं कि उत्तर से ये एडवांस कल्चर की धारा साउथ पहुंची। और जब ये उत्तर से पहुंची तो सबसे पहला काम इसने क्या किया? इसने सबसे पहला काम किया, एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी को जन्म दिया। एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी को जन्म दिया। बिना टैक्स के राज्य हो ही नहीं सकता। एडवांस रूरल इकोनॉमी को जन्म दिया। क्यों जन्म दिया? भाई डेल्टा लैंड इनके पास, फर्टाइल लैंड इनके पास, आयरन इनके पास। इन्होंने नॉर्थ से क्या ले लिया? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन्होंने नॉर्थ से ले ली। मेटलर्जी, मेटलर्जी और वेट पैडी कल्टीवेशन। और इन तीनों की वजह से क्या पैदा हुआ? एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस से क्या पैदा हुआ? गहपति, रिच फार्मर। और इसने किसको प्रमोट किया? इंटरनल ट्रेड को, आंतरिक व्यापार को।
बेस। एक तरफ तो इंटरनल ट्रेड बढ़ गया और दूसरी तरफ चूंकि फॉरेन ट्रेड। अब इनके पास क्या है? स्पाइसेस है, इनके पास क्या है? सिल्क है। सैंडलवुड है, आइवरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सारी चीजों की डिमांड कहां है? वेस्ट में। तो यहीं पे इनका लिंक बन गया, किससे? रोमन से। और साउथ इंडिया, रोमन्स, चाइना, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब से व्यापारिक संबंध बन गए और अकूत सोना मूव करने लगा। ये अकूत सोना, इनफाइनाइट गोल्ड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ इंडिया। इसी गोल्ड के चक्कर में नॉर्थ का राजा साउथ भाग के जाता था। तो इंटरनल ट्रेड बढ़ गया, इंटरनल ट्रेड बढ़ गया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की वजह से, और एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ गया फॉरेन ट्रेड की वजह से, स्पेशली रोमन्स। और इसने क्या, इन दोनों ने क्या पैदा कर दिया? अर्बनाइजेशन, शहरों का उदय। कौन सा? उरयूर, मदुरई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस अर्बनाइजेशन की गोद में पैदा हुए राज्य। कौन कौन से? चोला, चेरा और पांड्या। कितना आसान है, सोचना पड़ेगा दोस्त। दिमाग एक बड़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसके प्यारेपन का तो जिसको अंदाजा लग जाए, ध्यान, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, ध्यान मन को समझने का इंस्ट्रूमेंट है। मत छोड़ना। ध्यान छोड़े कि गए, बर्बाद हुए और भीख मांगना शुरू कर दोगे। बताओ, उसी में तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वही एनसीईआरटी चैप्टर 18। थ्री अर्ली किंगडम्स। अब स्टेट जहां भी मनी है वहां स्टेट पैदा ही होगा। और मेगालिथ्स, मेगालिथ्स यानी लोकल एलिमेंट्स प्लस आर्यन कल्चर, इन दोनों के मेल से डेक्कन में अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई तो मनी फ्लो बढ़ा, स्टेट पैदा हुआ। साउथ में 3 स्टेट पैदा हुए जिनकी पहले कहानी मिलती है संगम टेक्स्ट वगैरह से, पांडे, चोल और चेरा। पांडे, चोल और चेरा। अब ये तीनों स्टेट अगर आप गौर से इन्हें देखो, ये
चोल, ये कावेरी नदी के ऊपर, पेन्नार और वेल्लार दो नदियां उनके बीच में है ये। फिर ये पांडे कावेरी नदी के नीचे, और चेर ये मालाबार कोस्ट, ये मालाबार, बहुत कीमती मालाबार कोस्ट, यहां बाहर से पैसा आ रहा, ये पांडे यहां पे। और इस ट्रायंगल को अगर आप देखो बहुत गौर से, तो ये वो एरिया है साउथ का जो स्पाइसेस, ये तीनों एरिया है, ये पूरा एरिया किसका है? स्पाइसेस का, आइवरी का, गोल्ड का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अगर कोयंबटूर जाओ कभी सदगुरु के आश्रम, तो उनका आधा आश्रम तमिलनाडु में पड़ता है, आधा केरला में पड़ता है, पहाड़ और जंगल। आप कभी त्रिवेंद्रम से मुन्नार की तरफ जाओ, स्पाइस गार्डन्स, मसाले के बागान। तो ये तीन राज्य पैदा हुए, चेर पैदा हुए मलाबार की गोद में, चोल कावेरी की गोद में, पांडे कावेरी और साउथ ईस्ट एशिया की गोद में। ये सब पोर्ट्स वाले इलाके हैं। ये कावेरी पट्टम यहां पे है, मुजरिस सबसे फेमस पोर्ट यहां पे है। ये पोर्ट, डेल्टा और रिसोर्स, तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तीन स्टेट तीन चीज की देन है। कि कौन से तीन चीज की? पोर्ट, डेल्टा और रिसोर्स। वेरी सिंपल। ऐसे देखो ना आप, ये देखो, ये है सिल्क रूट जो तुम्हारा चाइना से चल रहा है। ये सिल्क रूट है तुम्हारा, सबसे फेमस रूट ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड के बीच में। और इस सिल्क रूट ने कई सारे राज्यों को, चाइनीज कल्चर को जन्म दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म दिया, मेसोपोटामिया को दिया, सुमेरिया को दिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और जिसका इस इलाके पर कब्जा, ये पूरा इलाका, ये कितनी लड़ाइयां चल रही इस इलाके के लिए, जिसका इस इलाके पे कब्जा, ये पूरा इलाका, ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया, ये हमेशा लड़ते रहे। किस लिए? सिल्क रूट पर डोमिनेंस के लिए। ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया हमेशा लड़ते रहे, हमेशा। रोमन्स एंड पर्शियंस, टर्क्स एंड स्लाव्स, हमेशा लड़ाई होती रही, वॉर होती रही, क्योंकि दोनों को पता था कि जिसका सिल्क रूट पर कब्जा, उसका ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड पर कब्जा, और जिसका ट्रेड पे कब्जा वो इकोनॉमिक पावर, और जो इकोनॉमिक पावर वो पॉलिटिकल पावर। तो जैसे यहां लड़ाई चल रही थी ट्रेड रूट पर कब्जे की, रिसोर्सेस पर कब्जे की, वही हाल यहां भी था। ये तीनों आपस में लड़ते रहे, चोल, चेर और पांडे। पांडे फेमस किसके लिए? पर्ल के लिए। मेगास्थनीज कहता है कि वुमन रूलर, मेगास्थनीज बताता है वुमन रूलर, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी के सिम्टम थे, ट्राइबल से डेवलप होता जा रहा था चीजें। रोमन ट्रेड, ऑगस्टस को एम्बेसीज भेजी, रोमन रूलर ऑगस्टस को एम्बेसीज, कैपिटल मदुराई,
जहां का मीनाक्षी टेम्पल आज भी बहुत फेमस है, और वैदिक सैक्रिफाइसेस करते थे। अब ये सारे पॉइंट्स देखो, वैदिक सैक्रिफाइसेस, रोमन ट्रेड, वुमन रूलर, पर्ल के लिए विख्यात। तो अर्बनाइजेशन को किसने प्रमोट किया होगा? रोमन ट्रेड ने, वहीं से सोना आया होगा। रोमन ट्रेड ने अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया होगा। अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया होगा। वैदिक सैक्रिफाइसेस ने स्टेट सिस्टम को स्टेबल बनाया होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्राह्मण्स। वुमन रूलर का मतलब एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, मैट्रियार्कल टू पैट्रियार्कल। और पर्ल यानी मैरीन रिसोर्सेस पर कब्जा। पर्ल यानी मैरीन रिसोर्सेस पर कब्जा। कई फेमस राजा हैं इनके। नेदुनजेलियन बड़ा फेमस है, मदुरई मंदिर का जो इंस्क्रिप्शन है उस पर उसका नाम अंकित है, नेदुनजेलियन। ये पांड्यास, पांड्यास के बाद चोलास। चोलास पेन्नार और वेल्लार रिवरों के बीच में स्थित। पेन्नार और वेल्लार देखना किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। ये दो रिवर फेमस है, पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में। इनका सबसे फेमस सेंटर उरेऊर, ट्रेड सेंटर। चोलास, ये देखो उरेऊर, ये इनका ट्रेड सेंटर। और सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और आज भी चेन्नई जब जाना, आज भी तो रामा शर्ट्स खरीद के लाना। आज भी चेन्नई के कॉटन का कोई मुकाबला नहीं है, और खासकर रामा शर्ट्स। तो बस रामा शर्ट्स टाइप करो। ये उरेऊर, ये इनका सेंटर है, ट्रेड सेंटर। अब दो राजा बड़े फेमस हुए इस पीरियड में, एक एलारा, सेकेंड बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी। इसने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया और 50 साल तक इसका कब्जा रहा, 50 इयर्स। मतलब पावरफुल राजा था इसका मतलब। श्रीलंका पे कब्जा यानी पूरा पांड्या टेरिटरी होते हुए इसने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। तो श्रीलंका की रिसोर्सेस और साउथ ईस्ट एशिया की रिसोर्सेस। और फिर सेकेंड सेंचुरी एडी कार्यकाल, यह बहुत इंपॉर्टेंट। इसने पुहार नामक शहर बसाया, पुहार, जिसको आज हम कावेरी पट्टम कहते हैं। बहुत फेमस पोर्ट और बहुत फेमस ट्रेडिंग सेंटर। और पुहार और कावेरी पट्टम एक फेमस डॉकयार्ड। दो चीजों के लिए फेमस, एक कॉटन क्लोथ्स और दूसरा एफिशिएंट नेवी। खैर धीरे धीरे इनका पतन हुआ और फिर इनकी कहानी दिखाई पड़ेगी 10th सेंचुरी एडी में। द चोला एम्पायर, राजराजा वन, राजेंद्र वन, कुलोत्तुंग। तो अपर तमिलनाडु, आंध्रा के पूरे बेल्ट को इन्होंने संचालित किया। कावेरी से लेकर कृष्णा के बीच का जो दोआब है उसको इन्होंने पकड़ के रखा। तीसरा चेरास, चेरास, मुजरिस में टू कंटिजेंट्स बाय रोमन एम्पर,
ऑगस्टस का टेंपल बनाया, आज मुझे इसको कहते हैं क्रैंगनमोर। सबसे फेमस राजा सेंगुट्टुवन, रेड चेहरा और गुड चेहरा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने युद्ध करके अपने कजन को राजा बनाया और गंगा तक कब्जा किया। थोड़ा सा एक्सेगरेशन रखता है, गंगा तक कब्जा यानी उत्तर भारत पर कब्जा, पर मालाबार के पूरे रिसोर्स पर इसका दबदबा बना रहा। तो 3 फेमस डायनेस्टीज, एक अपर कावेरी की गोद में चोलास, एक लोअर कावेरी की गोद में पांड्यास, एक मालाबार की गोद में चेरास, और ये तीनों लड़ते रहे आपस में। किसके लिए? रिसोर्सेस, पोर्ट्स और डेल्टास। डेक्कन एंड साउथ वॉज द सेंटर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ट्रेड, अकूत संपत्ति। डेक्कन एंड साउथ, हार्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ट्रेड। इमेंस वेल्थ, इमेंस वेल्थ। और चोला और पांड्या, इनके पास तो और श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो चाइना। चेरा तो सिर्फ रोमन्स और नेचुरल रिसोर्स, इमेंस वेल्थ। इसलिए वॉर बूटी वॉज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। लूट के माल में हिस्सा इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स था, बहुत अच्छा। These were the 3 important kingdoms: Cholas, Pandya, Cheras. They promoted state system, they promoted urbanization, they promoted social developments, they promoted cultural developments, and that led to the beginning of the history of South India.